हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, आज कुछ मैंने सोचा कि आपको जो हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ाए हैं आधुनिक भारत से रिलेटेड, तो उन टॉपिकों में जो भी टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ थी, मैंने यूरोपियों का आगमन और सिख साम्राज्य आपको पूरा पढ़ा दिया था। तो यूरोपियों के आगमन से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं और परीक्षाओं में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें चीज़ है कि हमको करना क्या है कि तो साथियों, इसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं परीक्षाओं में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ है और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं आधार पर मैंने कुछ बनाए हुए हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें कि यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 2 पार्ट में इनके क्वेश्चंस डालूंगा मैं। आज कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डालूंगा और इनको आप अपने आप ट्राई करिएगा। मैं आंसर भी देता जा रहा हूं, आप लगाइएगा इसको अपने आप। तो पहला प्रश्न है, इंटरपोलर कौन थे? तो इसमें ऑप्शन बनता है आपका, पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया के असंतुष्ट कर्मचारियों को बोला जाता था, चीन के साथ व्यापार करने के वाले लोगों को बोला जाता था, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारियों को बोला जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इंटरपोलर जो है शब्द, वो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनको बोला जाता है। ईस्ट इंडिया के असंतुष्ट कर्मचारी ना कि चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग। तो एशिया में जो मुक्त व्यापार करते थे अंग्रेज़ व्यापारी, उनको बेसिकली बोला जाता था इंटरपोलर। तो याद रखिएगा, इंटरपोलर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? एशिया में व्यापार करने वाले अंग्रेज़ व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? पहला ऑप्शन है सूती कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है नील, कच्चा रेशम, चौथा ऑप्शन है कॉफ़ी। तो इसको थोड़ा सा सोचिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कपड़े के साथ साथ नील का उन्हें बहुत फ़ायदा था। यहाँ पर नील को क्या करते थे, वो यहाँ से नील लेते थे और वो नील उस समय प्रचलन था, वो कलर करने में बहुत मतलब जो कलर कोटिंग थी नील के द्वारा हो जाती थी और वो काफ़ी अच्छे कपड़ों में, मतलब सफाई की दृष्टि से नील का बड़ा महत्व था। कपड़ों की दृष्टि से चमक के लिए नील का उपयोग करते थे वो। तो नील और सूती कपड़ा और कच्चा रेशम, कॉफ़ी का व्यापार वो नहीं करते थे। तो निर्यात किस चीज़ का करते थे? निर्यात मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निर्यात मतलब क्या करती थी? जो कि मार्केट में भेजे, है ना, यहाँ से भेज सकती थी, अपने देश में चलाए जिसको। तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें साथियों। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका, वो आपका सही होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो आपका, वो होगा आपका सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम, ये तीनों चीज़ें सही होंगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आपको हमने बताया था, जो अल्बुकर्क था उसने क्या किया था, बीजापुर से गोवा को छीना था। तो पहला ऑप्शन सही होगा आपका। ये नोट्स में भी है, आपको देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो अगर आप ध्यान दें, इंडोनेशिया कौन गया था? डच गए थे। भारत आने से पहले डच गए थे और बाद में एक संधि भी हुई थी अंग्रेज़ों और इनके बीच में, जहाँ पर फिर डच यहाँ पर रहने लगते हैं और अंग्रेज़ कहाँ भारत में करते हैं व्यापार। तो अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ पर व्यापार करती थी? इंडोनेशिया में। तो डच आप आराम से लगा सकते हैं। कौन सा बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? देख रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पूछे गए हैं। मसाले में काली मिर्च का निर्यात पूछा गया है, कहाँ से होता था? तो आप जहाँ नोट्स हैं उनमें नोट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? कालीकट जो बंदरगाह था, जहाँ पर आपका वास्को डी गामा आया था, उसी पर ही आपका क्या होता है, उसी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? पश्चिमी तट मतलब आपका जो ये गुजरात, महाराष्ट्र और ये वाला जो एरिया है, इसमें कौन से तट पर आपके, इसी से आप समझ सकते हैं, इसी से पकड़ सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें आंसर जो है आपका, ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ये नोट्स यही सब आपको ऐड करने क्वेश्चन में। तो वो स्थित है भारत के पश्चिमी किस स्तर पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? वो थी तेलीचेरी। तेलीचेरी का जो तट है आपका, वहाँ के तट पर आपका क्या था? इंग्लिश फैक्ट्री थी।
तो इनमें से आप याद रखिएगा, ये 7वां ऑप्शन बहुत ही मतलब क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस के साथ ये श्रृंखला है, तो इसको याद रखिएगा। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? किस यूरोपीय कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? अब थोड़ा सा याद करिए आप, रेशमी तागे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रेशमी ताकत रेशम का व्यापार कौन करते थे? डच करते थे। आपको ये लिखाया भी हुआ है, जैसे पुर्तगालियों का लिखाया हुआ है मैंने कि तंबाकू और प्रेस फैक्ट्री और जलयान संबंधित जो आपका व्यापार थे वो कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। लेकिन डच क्या करते थे? रेशमी उपयोग करते थे। ठीक है। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज़ का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी जहाज़ जिससे आए थे, पहले अंग्रेजी जहाज़ जिससे अंग्रेज आए थे वो था रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन। याद रखिएगा, इस जहाज़ का नाम रेड ड्रैगन नाम था। ठीक है साथियों। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, तो जो विद्वान था वो था कैप्टन हॉकिंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहांगीर के दरबार में आया था। लुई 14 ने इसको भेजा था, अकबर के नाम से पत्र लेके आया था। ठीक है। ये क्या था? तुर्की तथा फारसी का भाषा का विद्वान था, इसीलिए इसको मुग़ल सल्तनत में भेजा गया था सबसे पहले। इसीलिए याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसको कहाँ भेजा गया था? मुग़ल सल्तनत में, इसीलिए भेजा गया था। रिजविक संधि, कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं देखिए क्वेश्चनों में मिल जाती हैं। रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिलता है? तो पांडिचेरी किसको वापस मिल गया था? वो था फ्रांसीसियों को मिल गया था। किसको मिल गया था साथियों? फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल गया था रिजविक संधि के बाद। ये याद रखिएगा। ठीक है। ये किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज़ों के साथ हुई थी इनकी संधि। तो पांडिचेरी किसको मिल गया था? फ्रांसीसियों को मिल गया था। आइए आगे देखते हैं। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था? अब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो, ये मैंने जब फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ाया है तो उसमें मैंने ये तथ्य दिया हुआ है, थोड़ा सा आप विचार करेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो वो कौन सी संधि थी? थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने एला सापेल की संधि पढ़ाई है। ठीक है। तो आपने उसमें अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये तथ्य का जिक्र किया था कि अपने अपने एरिया पे वो वापस कर लेते हैं इस संधि के तहत, जब ये युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी, एला सापेल की संधि। ठीक है। तो साथियों इसको देखेगा आप तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशान किसे कहा जाता है? अंग्रेजी का झंडा, अंग्रेजी जहाज़ों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, या अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। तो ये क्या था? एक आपका आज्ञा पत्र था। क्या था साथियों? एक आज्ञा पत्र था जो कि मुक्त व्यापार के संबंध में मिला था। तो निशान किसको कहते थे? आज्ञा पत्र को कहते थे, जो उनको मिला हुआ था मुक्त व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा मतलब को प्रतिबंधित कर दिया था सती प्रथा को? तो वो हैं आपके फ्रांसीसी डी अल्मीडा है, कि नीना डी कूना है, कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं। तो ये जो सती प्रथा का जो मतलब प्रतिबंधित कर दिया था वो अल्बुकर्क ने किया। किसने किया है? अल्बुकर्क ने किया है। ये भी आप अल्बुकर्क वाले पॉइंट में जोड़ लीजिएगा, किसने? गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है साथियों। आइए अगला देखते हैं। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सहायक संधि का भारत में, तो सहायक संधि का प्रतिपादन जो भारत में किया है वो आपका किया है डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जो कर्नाटक युद्ध के समय था। वो कौन था? डुप्ले। तो डुप्ले ने क्या किया है? भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसको सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन करता भी बोला जाता है डुप्ले को। आइए साथियों अगले देखते हैं। देश दिया हुआ है और फैक्ट्री दी है, प्रथम फैक्ट्री दी है, ये तो आप तुरंत मिला लेंगे। तो बताइए पुर्तगालियों को किससे मिलाना चाहिए? पुर्तगालियों को मिलाना चाहिए, किससे मिलाना चाहिए साथियों? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी? आपको पढ़ाया हुआ है, तुरंत आपको बताना चाहिए। बताइए साथियों, थोड़ा सा विचार करिए तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर है। तो आप ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, ऑप्शन नीचे देखेंगे, जब ऑप्शन पे जाएंगे तो हम नीचे की तरफ देखेंगे।
लेकिन पहले इसका क्रम आपको खुद बताना है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कंपाइज कर देता हूँ तो शायद आप बता पाएँ। अब बताइए देख के कहाँ से क्या होना चाहिए। देखिए पुर्तगालियों ने कहाँ फैक्ट्री लगाई थी आपकी, कोचीन में। कहाँ लगाई थी, कोचीन में। तो तुरंत ए को किससे मिलाएंगे आप, एक मिनट साथियों थोड़ा सा, हाँ अब इसको मिलाइए ज़रा। ए को किससे मिलाएंगे, 4 से, ठीक है। ए को 4 से मिलाया। डचों ने कहाँ पहली फैक्ट्री लगाई आपकी, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में लगाई है, ठीक है। अब देखिए 2 संधि हैं सूरत के, तो आप खुद जानिए। सूरत में पहले अंग्रेज आए थे, सूरत 1608 में किसने लगाई, अंग्रेज़ों ने। फ्रांसीसियों ने कब लगाई, 1668 ने। बचे डेनिश, इन्होंने कहाँ लगाई, ट्रेवनकोर में लगाई। तो आपकी जो ऑप्शन बनेगा इन सबको मिलान करने के बाद, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास के युद्ध में 1760 में किसने किसको हराया था, ये पूछा गया है। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था। वांडीवास का युद्ध आपको अगर याद हो तो हमने बताया भी, यहाँ से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर लपेट दिया था। तो ये कौन से हैं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आइए आगे देखते हैं। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी। ये तथ्य देखिए, इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम लोग नोट्स में रह जाते हैं, वो यहाँ पर कवर होते जाते हैं। तो वो सूबेदार था आपका अजीमुस शान जो था वो आपका सूबेदार था, ठीक है साथियों। तो ये सब नोट्स में आप ऐड करते चलिए तो आपके बनते जाएंगे। देखिए यूपीपीसीएस मेंस का एक और क्वेश्चन आ गया। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय एशियाई मिशनरीज़ अधिक सक्रिय थी। तो किस पार्ट में मतलब पूछा है एशियाई मिशनरीज़ ज़्यादा सक्रिय थी, वो था आपका बंगाल और असम। क्योंकि बंगाल और असम का जो पार्ट था वो बिल्कुल मिला जुला, उधरी आधिपत्य ज़्यादा हो गया था 18वीं शताब्दी में अंग्रेज का। तो आपका वही पार्ट होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण या उपयुक्त सभी। तो देखिए तंबाकू की खेती दी थी, प्रिंटिंग प्रेस दिया ही था, जलयान भी था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी ऑप्शन सही होंगे, सारे ऑप्शन सही होंगे। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है साथियों। तो ये श्रृंखला पार्ट 1 में है, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 कराऊंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे यूरोपियों से संबंधित, ठीक है साथियों। इसमें वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं जो आपके नोट्स के अलावा भी हैं और कुछ नोट्स में भी हैं, ठीक है साथियों। तो उन्हीं के आधार पर मैंने ये डाला है, और देख रहे हैं आप ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको लगाते चलिए तो आपका और मनोबल बढ़ेगा। प्रैक्टिस सेट की बुक्स ले लीजिए कुछ, ठीक है, उनको लगाते रहिए और आपका फ़ायदा होगा। जो टॉपिक पढ़िए उसके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए, तो आपका निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगला वीडियो सीटेट पे आएगा, फिर उसके बाद अगला वीडियो विज्ञान पे आएगा, फिर आपका हिस्ट्री पे आएगा। तब तक अगले पार्ट का इंतज़ार करते हैं। ध्यान रखिए अपना, देश का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।